कांट या इमैनुअल कांट। कांट एक बड़ा नाम है फिलोसफी में और सर्टेनली बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा भी कांट पर्सनली मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। काफी सारे फिलोसोफर्स मुझे बहुत पसंद है और मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन चूंकि हम अभी कांट को डिस्कस कर रहे हैं, कांट मेरे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है पर्सनली, ऐसे कौन से आइडियाज हैं कांट के जो मैं कहीं ज्यादा अप्रिशिएट करता हूं बजाय उसके दूसरे आइडियाज के। सो व्हाई? अगर मैं सोचूं तो जवाब ये होगा कि हो सकता है मैं अभी एकदम से बहुत सारी चीजें ना सोच पाऊं, लेकिन जनरली मुझे ऐसे फिलोसोफर्स पसंद होते हैं जो क्वेश्चन करते हैं बेसिक बट बिग क्वेश्चंस। जैसे कि हम बोल सकते हैं सोक्रेटिस बहुत क्वेश्चन करता था, लोगों को क्वेश्चन करता था, डायलेक्टिक मेथड, बेसिक क्वेश्चंस थे वो फिलोसफी के अधिकतर। लेकिन स्टिल बेसिक क्वेश्चंस कई बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, फाउंडेशनल क्वेश्चंस हो सकते हैं, फंडामेंटल क्वेश्चंस हो सकते हैं, इंक्लूडिंग मेटाफिजिकल क्वेश्चंस। मुझे वो फिलोसोफर्स पसंद हैं जो चैलेंज करते हैं हमारे जो हैबिचुअल मोड ऑफ थिंकिंग है या हैबिचुअल मोड्स ऑफ थिंकिंग है, उनको चैलेंज करते हैं। मुझे फिलोसोफर्स वो पसंद आते हैं जो लिमिट्स को क्वेश्चन करते हैं या लिमिट्स के बारे में बात करते हैं, लिमिट्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, इस तरह की जो क्वालिटीज हैं, सोक्रेटिस एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, बट सोक्रेटिस पे जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बात की, या फिर डेकार्ट के बारे में कि अगेन मतलब एक तरीके से बड़े क्वेश्चन कर रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, बड़े क्वेश्चन कर रहे हैं और किसी तरह का तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहे हैं, उलट फेर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की क्वेश्चनिंग से या इंक्वायरी से वो सॉलिड फाउंडेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं फिलोसफी को। तो डेकार्ट में जैसे हमने देखा कि वो क्वेश्चन कर रहा है मेथड ऑफ डाउट, इवन going to the extent of doubting one's own existence. डेविड ह्यूम के बारे में मैंने बात की दूसरे वीडियो में। तो ह्यूम भी काफी रेडिकल फिलोसोफर था और वो चैलेंज कर रहा है, फॉर एग्जांपल वो चैलेंज कर रहा है जो नोशन है कॉजालिटी का, और बहुत ही बचकाना लग सकता है, बट स्टिल आप अगर फिलोसफी में थोड़ा गहरे जाओगे, खुद कॉन्टेम्पलेट करोगे चीजों के बारे में, तो आप देखोगे कि इवन मतलब अगर वो सही भी नहीं है तो भी उसका जो आर्ग्यूमेंटेशन है और जो उसकी ये जो कैपेसिटी है चैलेंज करने की, वो बहुत ही वैल्यूएबल है। इनफैक्ट मतलब ऐसे जो इस तरह के जो अटैक्स होते हैं या इवैल्यूएशंस होते हैं हमारे मोड्स ऑफ थिंकिंग के, वो फिर बेटरमेंट किसी तरह का हम लेकर आते हैं। ऐसे ही जैसे जो भी साइंटिफिक मेथड है उसमें उसको मतलब ह्यूम के प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन से डील करना होगा, तो वो अपनी मेथड्स को और इम्प्रूव करेगा। और इनफैक्ट ह्यूम का जिक्र करना यहाँ पे इसलिए भी रेलेवेंट है कि इट वॉज ह्यूम हु अवोक कांट फ्रॉम हिज डॉगमेटिक स्लम्बर। तो उसके डॉगमेटिक स्लम्बर से उसको जगा दिया ह्यूम ने। बेसिकली मतलब कांट तो वैसे रैशनलिस्ट ही था और रैशनलिस्ट ही है उसकी लीनिंग। हालांकि
हम बात करते हैं कि उसने रिकंसाइल किया एम्पिरिसिज्म और रैशनलिज्म को, लेकिन फिर भी उसका टिल्ट रैशनलिज्म की तरफ है। तो शायद ये ही कहना सही होगा कि कांट एक मतलब रैशनलिस्ट फिलोसोफर है या रैशनलिस्ट ट्रेडिशन का फिलोसोफर है। तो जब एम्पिरिसिज्म का जो कल्मिनेशन है ह्यूम की फिलॉसफी में देखने को मिलता है, वो प्रोवोक करेगा कांट को रिस्पॉन्ड करने के लिए, ह्यूम को रिस्पॉन्ड करे वो। और इस प्रोसेस में जो भी हम कह रहे हैं कि उसने सिंथेसाइज कर दिया, इस तरह की चीजें निकल कर आएगी। क्या टॉपिक्स हम पढ़ते हैं कांट की फिलोसॉफी में? तो वैसे तो जो कांट का जो स्कोप है बहुत ज्यादा ब्रॉड है। इनफैक्ट मतलब मैं कई जगह कांट का नाम देख चुका हूं। मैं आर्ट पढ़ रहा था और देखने में आया इमैनुअल कांट का नाम। ज्योग्राफी पढ़ रहा था तो उसमें भी इमैनुअल कांट का नाम। एथिक्स से पढ़ रहा था इमैनुअल कांट का नाम। साइकोलॉजी पढ़ रहा था उसमें इमैनुअल कांट का नाम। तो उसका स्कोप बहुत ब्रॉड है, लेकिन हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे कुछ टॉपिक्स से ही, जो कि यूपीएससी के सिलेबस में या फिर जो एकेडमिक फिलोसॉफी है, फिलोसॉफी कोर्सेज हैं यूनिवर्सिटीज के या स्टेट पीसीएस वगैरह एग्जाम्स में, तो क्या टॉपिक्स हैं जो जिन तक हम खुद को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, सीमित रखना चाहते हैं। तो टॉपिक्स हैं रिकंसिलिएशन ऑफ रैशनलिज्म एंड एम्पिरिसिज्म, जैसा कि मैंने पहले कहा। फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉसिबिलिटी ऑफ सिंथेटिक ए प्रायोरी जजमेंट। फिर स्पेस एंड टाइम, कैटेगरीज, जो कि कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, 12 कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग कांट में हम पढ़ते हैं। आइडियाज ऑफ रीजन, गॉड, सोल, वर्ल्ड, और यही रिलेट भी करता है जैसे जो लिमिट्स की मैंने पहले बात की ना, कि ऐसे फिलोसोफर जो लिमिट्स को इन्वेस्टिगेट करते हो, तो यहां पर कांट लिमिट्स को जब इन्वेस्टिगेट कर रहा है तो वो डिस्टिंक्शन क्रिएट कर रहा है फिनोमेना एंड न्यूमेना में। फिनोमेना क्या है, न्यूमेना क्या है, और उस प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम से हो सकती है, इल्यूजन से क्रिएट हो सकते हैं। और उन्हीं इल्यूजन्स में से जो 3 मेजर जो ये आइडियाज ऑफ रीजन है, या 3 आइडियाज ऑफ रीजन है, 3 आइडियाज ऑफ रीजन, इन्हीं में से एक जो इल्यूजन होगा वो निकल के आएगा क्या, एंटीनोमीज। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कई बार इसको बोलने में। एंटीनोमीज लिखा हुआ है मैंने, तो एंटीनोमीज ही होगा। जो वर्ल्ड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है रीजन की, वो हो जाएगा। और फिर एक टॉपिक ये दे रखा है इन्होंने सिलेबस में, क्रिटिक ऑफ प्रूफ्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो इस टॉपिक को भी, या ना केवल एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, लेकिन ये बात किसी भी इन जनरल मेटाफिजिकल, किसी भी मेटाफिजिकल क्वेश्चन या एंटिटी के ऊपर लागू हो सकता है। तो ये सारा जो इतने सारे टॉपिक्स इसमें आ रहे हैं, जो सारी चीजें, इनका कल्मिनेशन कहाँ हो रहा है एक तरीके से, ये जो टॉपिक है प्रूफ्स, क्रिटिक ऑफ प्रूफ्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो कि हमें केवल गॉड के नहीं बल्कि इन जनरल मेटाफिजिक्स के टर्म्स में देखना चाहिए। तो वो जो उसका
एक तरीके से किस जगह तक जा रहा है और उसके इम्प्लीकेशन से क्या होंगे, ये हम सोच सकते हैं। मेरी कोशिश ये है इस कैजुअल चैट के जरिए, इस वार्तालाप के जरिए, कि एक नैरेटिव हम क्रिएट कर सके जिसमें हम देख सकें कि क्या टॉपिक्स आ रहे हैं, क्या चीजें आ रही है। तो हम ये सोच सकते हैं कि ये सारे जो टॉपिक्स हमको डिस्कस करना है या हमको पढ़ना है, इन सब टॉपिक्स, कोई भी इंक्वायरी है वो शुरू होती है किसी क्वेश्चन के साथ। रिसर्च क्वेश्चन बोल सकते हैं, फिलोसॉफिकल क्वेश्चन बोल सकते हैं। हमको ये सोचना चाहिए इस नैरेटिव के शुरुआत में कि उसकी सारी फिलॉसफी के पहले वो क्या क्वेश्चंस होंगे जो कांट ने पूछे होंगे अपने आप से। तो ये जो हमने ये टॉपिक्स हैं, ये आइडियाज जो हैं कांट के फिलॉसफी के, हम सवाल कर सकते हैं कि व्हाट माइट ही बी थिंकिंग बिफोर फॉर्मुलेटिंग दीज आइडियाज। क्या सवाल पूछे होंगे? आप एक सेकंड के लिए सोचिए और उत्तर जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो कांट ने 3 सवाल पूछे थे। व्हाट कैन आई नो, व्हाट ऑट आई डू, व्हाट मे आई होप फॉर। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है और डायरेक्टली ये एग्जाम से रिलेट करें या ना करें, मे बी करते भी हो, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, काफी दिन से मैंने फिलोसॉफी पढ़ी नहीं है। पर अगर आप इस तरीके से सोचोगे, एक नैरेटिव फ्रेमवर्क में सोचोगे, तो चीजें ज्यादा सेंस बनाएंगी। व्हाट कैन आई नो, जो हम बात कर रहे थे कि वो लिमिट्स को भी एग्जामिन कर रहा है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो एक तरीके से ये सवाल उसने पूछा होगा, ये सवाल ही मतलब बुनियाद हो गई कि आगे वो क्या काम करना है। व्हाट कैन आई नो, ये अभी और क्लियर होता जाएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो ये व्हाट कैन आई नो जब सवाल पूछ लिया तो वो फिर क्वेश्चन करने लगेगा कि भाई मेरा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मेरा जो जानने का, नोविंग का जो एपरेटस है, उसकी क्या कैपेसिटी है। अगर उसकी कैपेसिटीज ही लिमिटेड है तो फिर मैं अनलिमिटेड नॉलेज नहीं गेन कर सकता। एक तरीके से वो ऐसा कहता है। तो व्हाट कैन आई नो, हम यूं सोच सकते हैं कि इसमें से एक तरीके से लिमिट से निकल के आएगी। दूसरा सवाल, व्हाट ऑट आई डू। तो व्हाट ऑट आई डू, क्या मुझे करना चाहिए। तो उसने जो कुछ भी उसकी लाइफ में किया होगा वही उसका मतलब ये बहुत पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं। व्हाट ऑट आई डू, कांट ने इसके ऊपर चिंतन किया होगा, जो भी किसी तरह की राइचियस लाइफ उसने जी होगी। सर्टेनली ही डिड नॉट मैरी, तो ये एग्जाम्पल हो सकता है। और बहुत सारे मतलब डीड्स होंगे उसके, व्हाट ऑट आई डू, और उसी में से उसका एथिक्स निकलेगा, मोरालिटी वगैरह वगैरह जो भी निकलेगा। तीसरा सवाल है, व्हाट मे आई होप फॉर। अगेन जब वो लिमिट्स की बात कर रहा है, जहां तक जान सकते हैं वो तो जान ही सकते हैं, लेकिन जो जान नहीं सकते, होप कहां पे आएगा। जहां सर्टेनिटी है प्रोबेबली उतना होप करना वहां उतना रेलेवेंट नहीं होगा। तो जहां हम जान नहीं सकते, जिन चीजों के बारे में हम जान नहीं सकते, जिन चीजों के बारे में हम सर्टेन नहीं है,
प्रोबेबली वहां पर होप जो शब्द है, उम्मीद, आशा, ज्यादा रेलेवेंट होगा। तो ये जो सवाल है व्हाट मे आई होप फॉर, इसी में से एक तरीके से उसके जो आइडियाज ऑफ रीजन है, जो मैंने पहले कहा, गॉड, सोल, वर्ल्ड, एक तरीके से वो उनसे भी रिलेट करेंगे। और वो यही कहेगा कि हाँ हम नहीं जान सकते बट स्टिल आई कैन होप फॉर। हम नहीं जान सकते, हम प्रूव नहीं कर सकते या डिस्प्रूव नहीं कर सकते एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, लेकिन स्टिल इट्स अ मैटर ऑफ पर्सनल फेथ एंड बिलीफ। तो एक तरीके से कांट, चूंकि मेरे ख्याल से थोड़ा कंजर्वेटिव ही था, मतलब क्योंकि रेडिकल होना इतना आसान नहीं होता डेविड ह्यूम की तरह, तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा रिलीजियस होगा। आई एम नॉट श्योर, मैंने कांट के बारे में बहुत पढ़ा है लेकिन अभी मेरी मेमोरी इतनी वीक हो गई है कि मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट स्टिल आई थिंक थोड़ा मतलब वो कंजर्वेटिव ही था, इवन जैसे रैशनलिस्ट भी था, कंजर्वेटिव था, थोड़ा रिलीजियस होगा। तो जब उसने ये सवाल कर लिया व्हाट कैन आई नो, और उसने जान लिया कि नहीं यार मैं इस लिमिट से ज्यादा नहीं जान सकता, मैं फिनोमेना तो जान सकता हूं, फिनोमेना के आगे नहीं जा सकता, मैं नूमिना को नहीं जान सकता। तो गॉड, सोल, ये सारी चीजें तो हट ही गई, लेकिन स्टिल वो यही एक तरीके से वो हम इमेजिन कर रहे हैं कि वो खुद को बोल रहा होगा स्टिल आई कैन होप फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड या एग्जिस्टेंस ऑफ मोरालिटी, रीबर्थ वगैरह वगैरह, जो भी उसको सोचना है। और इसीलिए हाँ, ये भी मतलब उसका था कि रिकंसिलिएशन होना चाहिए, जैसे जो डीड्स हैं एक तरफ और दूसरी तरफ जो रिवॉर्ड्स हैं, इस तरह की कुछ बात वो कर्मा जैसी बात वो कर रहा है। और इसीलिए पोस्टुलेट्स ऑफ मोरालिटी में, और इसीलिए उसका जो फेमस कोट है, द स्टारी हेवंस अबव एंड द मॉरल लॉ विद इन, स्टारी हेवंस अबव एंड द मॉरल लॉ विद इन। तो ये तीन सवाल है, ये तीन सवाल अगर आप ध्यान में रखोगे तो कहीं ज्यादा सेंस बनाएगी कांट की फिलॉसफी आपके लिए। अब सवाल यह है कि सवाल तो पूछ लिए लेकिन उसने किया क्या, फिर मतलब किया क्या। और एक तरीके से ये तीनों ही सवाल उसका प्रिलूड है, स्पेशली व्हाट ऑट आई डू। तो भी ये सवाल पूछ के उसने इन समरी, इन एसेंस किया क्या कर दिया, क्या किया कांट ने, क्या बड़ा काम क्या किया उसने, क्या तीर मारा। सवाल तो पूछ लिए, बड़े सवाल पूछ लिए या इंपॉर्टेंट सवाल पूछ लिए, लेकिन कांट ने फिर किया क्या। तो कांट ने किया कॉपरनिकन रिवॉल्यूशन। कांट ने क्या किया, कॉपरनिकन रिवॉल्यूशन। कॉपरनिकन रिवॉल्यूशन किया तो क्या बोला उसमें कि अंडरस्टैंडिंग मेक्स नेचर, ऐसा कुछ वो बोलेगा। मतलब क्या, कॉपरनिकन रिवॉल्यूशन इन फिलॉसफी, कॉपरनिकन रिवॉल्यूशन इन एपिस्टेमोलॉजी, क्या इसके मायने हैं। कॉपरनिकस ने क्या किया था, कॉपरनिकस ने क्या किया था, उसके पहले जो टॉलेमिक व्यू था कि अर्थ, पृथ्वी सेंटर में है यूनिवर्स के और सारी चीजें उसके अराउंड घूम रही है, ठीक है ना, जियोसेंट्रिक व्यू था। कॉपरनिकस ने क्या किया, उसको हीलियोसेंट्रिक बना दिया कि वजह बोले कि जो रियलिटी थी उसके हिसाब से उसने ज्यादा एक्यूरेट, करेक्ट व्यू दिया, करेक्ट पिक्चर दिया रियलिटी का। इन एनी केस
उसने पूरा रिवर्सल लेके आ गया कोपर्निकस, एक तरीके से पैराडाइम शिफ्ट हो गया कि जियोसेंट्रिक से सन सेंट्रिक या हीलियोसेंट्रिक। तो वैसे ही कांट ने क्या किया, वैसा ही रिवर्सल कांट की फिलॉसफी में हमको क्या देखने को मिलता है। कांट की फिलॉसफी में वो देखने को मिलेगा कि ऑब्जेक्ट सेंट्रिक से माइंड सेंट्रिक उसने कर दिया। किस चीज को? हम बोल सकते हैं नॉलेज को, या फिर नॉलेज ऑफ रियलिटी एज वी नो इसको, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारे एक्सपीरियंस को। एक्सपीरियंस जो है चीज का, जो फेनोमेनोलॉजिकल एक्सपीरियंस है, फिनोमेना का एक्सपीरियंस है, वो नेचर सेंट्रिक के बजाय माइंड सेंट्रिक है। ये रिवर्सल कांट कर देगा। अलग अलग शब्दों में इसी बात को बोल सकते हैं, लेकिन यही है उसका कि एक तरीके से जो नॉलेज है हमको चीजों का मिल रहा है, जो नॉलेज हम अगेन थिंग इन इटसेल्फ नहीं जान सकते, नूमिना अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन वो यही कह रहा है कि रियलिटी एज वी परसीव, रियलिटी एज वी एक्सपीरियंस, रियलिटी एज वी नो, नॉलेज ऑफ रियलिटी वॉट एवर, ये क्या है? पहले माना जा रहा था नेचर सेंट्रिक है, लेकिन कांट ने उसको नॉलेज सेंट्रिक बना दिया। मतलब क्या कि नेचर सेंट्रिक है। पहले लोग बोल रहे थे कि कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, तो जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही वो हमको दिख रहा है, या हम उसको वैसे ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वही नॉलेज हमारे माइंड में आ रहा है जैसा ऑब्जेक्ट है। इसको रियलिज्म हम बोलते हैं। लेकिन कांट बोलेगा कि ऑब्जेक्ट अल्टीमेटली इन इटसेल्फ क्या है हम कभी नहीं जान सकते। हमारा माइंड जिस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूटेड है उस हिसाब से ही हम नॉलेज गेन कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो ये जैसा है इन इटसेल्फ हम नहीं जान सकते। सर्टेनली ये सोर्स है मेरे जानने का, लेकिन अल्टीमेटली जो इसका, इस चीज का जो एक्सपीरियंस है वो मेरा माइंड उस एक्सपीरियंस को शेप कर रहा है। अगर अभी ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट लग रही है बात और बहुत वेग लग रही है, अनक्लियर लग रही है, तो नो वरीज, अभी हम और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्लियर होती जाएगी। फिर अगले टॉपिक पे आते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ सिंथेटिक ए प्रायोरी जजमेंट। क्या है सिंथेटिक ए प्रायोरी जजमेंट? अगेन हम अभी तक क्या बात कर रहे थे? नेचर सेंट्रिक, नॉलेज सेंट्रिक, ऑब्जेक्ट सेंट्रिक, माइंड सेंट्रिक। हम यूं सोच सकते हैं कि, और इसीलिए इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में कांट सिंथेसाइज करता हुआ देख सकता है रैशनलिस्ट और एम्पिरिसिस्ट क्लेम्स को। अब ये जो रैशनलिस्ट और एम्पिरिसिस्ट क्लेम्स हैं किस बारे में? हैं किस बारे में? अगेन ये जो इनकी लड़ाई चल रही है वो चल रही है नॉलेज के बारे में। नॉलेज क्या है, नॉलेज हमको कैसे मिलता है। और सही मायने में नॉलेज है क्या? तो एक तरफ रैशनलिस्ट लोग हैं जो बात कर रहे हैं किसकी, इनेट आइडियाज की बात कर रहे हैं, रीजन पे जोर दे रहे हैं ना, इनेट आइडियाज, ए प्रायोरी, रीजन की बात कर रहे हैं। और उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? यूनिवर्सैलिटी और नेसेसिटी। जैसे कि मैथमेटिक्स, अगेन ये भी हम जब हम देखते हैं कि उस टाइम पे इन पर्टिकुलर फिलोसोफर्स के टाइम पे क्या चीजें डोमिनेंट थी, क्या ट्रेंड्स डोमिनेंट थे। जैसे कि जो रैशनलिस्ट फिलोसोफर्स हैं वो मैथमेटिक्स का में उनका काफी, मतलब वो खुद अच्छे खासे मैथमेटिशियंस थे, फॉर एग्जांपल डेकार्ट या लाइबनिट्ज।
तो ट्रेंड क्या चल रहा है, और जो एम्पिरिसिस्ट है दूसरी तरफ, जब एम्पिरिसिज्म का स्कूल राइज पे है उस टाइम नेचुरल साइंस बहुत प्रोग्रेस कर रहा था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वगैरह वगैरह। तो नेचुरल साइंस में न्यूनेस का कॉन्सेप्ट आ जाता है, और हम ऑब्जर्व करते हैं, सेंसेस के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशंस के आधार पर, और फिर हम इंडक्शन इन्फेरेंस बनाते हैं, जनरलाइजेशन करते हैं वगैरह वगैरह। तो एक तरफ रैशनलिस्ट बोल रहे थे कि आइडियाज इनेट हैं, रीजन के जरिए नॉलेज मिलता है, जबकि एम्पिरिसिस्ट क्या बोल रहे थे, जैसे कि लॉक बोल रहा था टैबुला रासा, कि एम्प्टी स्लेट या एम्प्टी माइंड, जो भी, कि हमारा माइंड एम्प्टी रहता है बाय बर्थ, लेकिन सेंसेस के जरिए हमको नॉलेज मिलता रहता है। तो ये लड़ाई चल रही थी दोनों में, रैशनलिस्ट में और एम्पिरिसिस्ट में, कि नॉलेज क्या है, नॉलेज हमको कैसे मिलता है। अब कांट सोच रहा है कि किसी मुद्दे पे, वो खुद मतलब रैशनलिस्ट था, लेकिन ह्यूम के क्रिटिसिज्म उसको प्रोवोक कर रहा है सोचने के लिए। तो वो जो भी सोचेगा, सोचने के बाद वो यही कहेगा कि जो नॉलेज प्रॉपर है वो सिंथेटिक ए प्रायरी है। जो सही नॉलेज है, सही मायने में जिसको हम नॉलेज बोल सकते हैं, वो सिंथेटिक ए प्रायरी है। अब ये सिंथेटिक ए प्रायरी कहां से आ गया, क्यों आ गया, सिंथेटिक ए प्रायरी क्यों आ गया? अगेन, जब आप इसके बारे में सोचोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा क्लियरली कि कांट ये कह रहा है कि कुछ हद तक एम्पिरिसिस्ट हैं वो सही कह रहे हैं, कुछ हद तक जो रैशनलिस्ट हैं वो सही कह रहे हैं। दे आर करेक्ट इन व्हाट दे अफर्म, कांट के शब्दों में, बोथ स्कूल्स आर करेक्ट इन व्हाट दे अफर्म, हाउएवर both are incorrect or both are wrong in what they deny। तो अफर्म क्या कर रहे हैं ये लोग? दो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। अब कांट अगर रिकंसाइल कर रहा है तो दो एक्सट्रीम के बीच की कोई पोजीशन पकड़ेगा जहां थोड़ा इसका भी सही होगा, थोड़ा उसका भी सही होगा। तो कांट बोलेगा कि एम्पिरिसिस्ट इस मायने में सही है कि जो वो बोल रहे थे एम्पिरिसिस्ट एक्सट्रीम व्यू, कि सारा नॉलेज सेंसेस के जरिए मिल रहा है, तो कांट बोलेगा कि इस हद तक सही है कि सेंसेस के जरिए हमको नॉलेज मिल रहा है। तो सेंसेस के जरिए हमको क्या मिल रहा है, रॉ मटेरियल ऑफ नॉलेज मिल रहा है, वो ये बोलेगा कांट। तो कुछ हद तक उसने बीच की पोजीशन में आना है, दो एक्सट्रीम है, उसको बीच की पोजीशन में आना है। तो एम्पिरिसिज्म से इस हद तक वो सहमत हो गया कि हाँ, सेंसेस के जरिए हमको कुछ मिल रहा है। लेकिन फिर रैशनलिस्ट का जो व्यू था कि इनेट है, इनेट कुछ है हमारे अंदर, मतलब वो नॉलेज बोल रहे थे, आइडियाज वगैरह, लेकिन कांट बोलेगा हाँ इनेट, उस हद तक मैं सहमत हो रहा हूं कि इनेट कुछ है। वो क्या है इनेट? वो हमारी फैकल्टीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो हमारे इंट्यूशंस हैं, जैसे कि स्पेस एंड टाइम। तो कुछ इनेट है, तो इधर से सेंसरी वाला ले लिया और इधर से इनेट वाला ले लिया, उसने वो बीच की पोजीशन में एक उसने अपनी बना ली। उस बीच की पोजीशन के लिए उसको एक नई मतलब क्लास नॉलेज की क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बीच की पोजीशन जो है दो अलग अलग चीजों को मिला के बनाया है। तो वो जो क्रिएट कर रहा है एक नई कैटेगरी भी बोल सकते हैं, क्लास बोल सकते हैं, जिसको वो बोल रहा है सिंथेटिक ए प्रायरी जजमेंट, या सिंथेटिक ए प्रायरी नॉलेज, या सिंथेटिक ए प्रायरी नॉलेज प्रॉपर जो है वो कैसा है, सिंथेटिक ए प्रायरी। तो उसने ये एक मतलब शब्द नए नहीं है, शब्द पहले से ही है, सिंथेटिक, एनालिटिक, ए प्रायरी, ए पोस्टेरियर, ये शब्द पहले थे, लेकिन उसने ये जो कॉम्बिनेशन बनाया है दो में से निकाल के, सिंथेटिक का और ए प्रायरी का,
ये इसमें कुछ नया कर दिया। वो सही है कि नहीं है उस पर तो बात हम करेंगे, लेकिन ये जब उसने ऐसा कर दिया तो वो क्या बोलेगा कि जो नॉलेज प्रॉपर है उसमें ये तीनों चीजें होनी चाहिए, यूनिवर्सैलिटी, नेसेसिटी और साथ में न्यूनेस। रैशनलिज्म में क्या था, रीजन की बात कर रहे थे, इनेट की बात कर रहे थे, तो वहां जैसे कि मैथमेटिकल नॉलेज, वहां यूनिवर्सैलिटी है, नेसेसिटी है, लेकिन न्यूनेस नहीं है। और एम्पिरिसिज्म में क्या था कि सेंसस के जरिए मिल रहा है, सेंसस के जरिए मिल रहा है तो नयापन होगा उसमें हमेशा। अभी हम और आगे एग्जांपल से समझ लेंगे। नेचुरल साइंसेस है ना, तो न्यूनेस। लेकिन तब भी ये दोनों ही जो स्कूल थे इनमें जो नॉलेज की बात हो रही है वो कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि एक में यूनिवर्सल है, नेसेसरी है, तो न्यू नहीं है। दूसरा न्यू है तो यूनिवर्सल या नेसेसरी नहीं है। लेकिन जो सही नॉलेज है उसको ये तीनों चीजें होना चाहिए। तो नॉलेज प्रॉपर क्या है? सिंथेटिक ए प्रायरी या सिंथेटिक ए प्रायरी जजमेंट। और ये जो नॉलेज प्रॉपर होगा, जो सिंथेटिक ए प्रायरी होगा, ये क्या कैसा होगा? ये तीनों चीजों को लिए होगा, यूनिवर्सैलिटी, नेसेसिटी और न्यूनेस, तीनों चीजों को लिए होगा। तो ये इसका निकलेगा। और पॉसिबिलिटी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि टॉपिक हो सकता था सिंथेटिक ए प्रायरी जजमेंट, लेकिन फिर पॉसिबिलिटी क्यों लगा दिया उसके पहले सिंथेटिक ए प्रायरी जजमेंट के? तो पॉसिबिलिटी इसलिए लगा दिया क्योंकि उसके पहले इस तरह की संभावना, सिंथेटिक भी होना और ए प्रायरी भी होना, इसको कंसीडर नहीं किया जा रहा था। इसके पहले कैसे जो डिस्टिंक्शन था उसको कैसे देखा जा रहा था कि एनालिटिक जो है जनरली क्या होगा, मतलब केस कि एनालिटिक है जो वो ए प्रायरी होगा, कि एनालिटिक जजमेंट के लिए किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, ए प्रायरी होगा। तो एनालिटिक का एसोसिएशन क्या हो गया? ए प्रायरी के साथ, कि जो प्रेडिकेट है वो विद इन सब्जेक्ट होगा। जैसे कि एग्जांपल देते हैं फिलॉसफी में, अ बैचलर मैन इज अनमैरिड या ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड, तो वो यही कह रहे हैं कि जो प्रेडिकेट है बीइंग अनमैरिड होने की क्वालिटी, वो ऑलरेडी सब्जेक्ट के अंदर है, इंप्लाइड है, निहित है। सब्जेक्ट यानी कि बैचलर्स हो गया इसमें। तो ये एनालिटिक का क्राइटेरिया हो गया, और इसके लिए कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। इस चीज को हम वैसे भी बिना एक्सपीरियंस के भी समझ सकते हैं शब्दों के एनालिसिस से। तो एनालिटिक ए प्रायरी, एनालिटिक ए प्रायरी हो गया। अब ये कैसा होगा? ये ऑफकोर्स इसमें यूनिवर्सैलिटी है हर जगह, मतलब क्योंकि ये बाय डेफिनेशन ट्रू है तो हर जगह ये सही होगा, यूनिवर्सल होगा। नेसेसरीली ट्रू होगा क्योंकि बैचलर का मीनिंग ही होता है बीइंग अनमैरिड, तो नेसेसरीली ट्रू होगा। ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड वगैरह वगैरह, या फिर और किसी तरह का एग्जांपल ले सकते हैं कि जो भी एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल, और रेड इज रेड या ग्रीन इज ग्रीन, या और एडवांस एग्जांपल प्रोबेबली हम ले सकते हैं जैसे रसल के उसमें कि द प्रेजेंट किंग ऑफ फ्रांस का जो वो एग्जांपल ले रहा है, या फिर जो ऑथर ऑफ वेवरली की का एग्जांपल ले रहा है। इन एनी केस जो भी इसमें, मतलब हमको अक्सर क्या मिल जाएगा, जब प्रेडिकेट इज प्रेजेंट विद इन सब्जेक्ट, तब क्या होगा? एक तरीके से ये टाउटोलॉजी हो जाएगा। अगेन दैट्स नॉट, मतलब एक तरीके से मैं कांट के नजरिए से सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि इट्स नॉट, टाउटोलॉजीज आर नॉट इंटरेस्टिंग। आपने बोल दिया ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड मैन या ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड,
उसमें कुछ मजा नहीं है उसको जानने में। वो हो सकता है कि उसमें यूनिवर्सैलिटी हो, नेसेसिटी हो, बट उसमें मजा नहीं है। तो दैट्स नॉट, मैं कांट के नजरिए से सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट्स नॉट द नॉलेज दैट्स नॉट द काइंड ऑफ नॉलेज दैट आई एम सीकिंग। तो मैं कांट के नजरिए से देख रहा हूँ कि ये दिक्कत है एनालिटिक ए प्रायोरी में। ऐसे कांट के नजरिए से सिंथेटिक ए पोस्टेरियोरी में क्या दिक्कत हो सकती है? तो यही कि जो सिंथेटिक है और जो जनरली जिस तरीके से देखा जाता है या देखा जाता था, तो सिंथेटिक का एसोसिएशन ए पोस्टेरियोरी के साथ था कि ये वो जजमेंट है जो एक्सपीरियंस पे बेस्ड है और जिनमें जो प्रेडिकेट है वो विद इन सब्जेक्ट नहीं है, वो आउटसाइड ऑफ सब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, द फ्लावर इज रेड, द फ्लावर इज रेड। तो जो रेड है, प्रेडिकेट है रेड, रेडनेस, जो ये क्वालिटी है वो आउटसाइड ऑफ सब्जेक्ट है। फ्लावर के कंसेप्ट, फ्लावर का जो कंसेप्ट है, बाय डेफिनेशन फ्लावर इज नॉट रेड नेसेसरीली, है ना? कोई दूसरा फ्लावर हो सकता है, वो अलग ग्रीन हो सकता है। तो प्रेडिकेट है वो आउटसाइड लाई कर रहा है सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट से, which was not the case in analytic judgment. तो ये जो सिंथेटिक ए पोस्टेरियोरी है, इसमें क्या होगा? इसमें न्यूनेस होगी, क्योंकि हर बार फ्लावर किस रंग का है वो डिपेंड करेगा कि कौन सा फ्लावर हमको प्रेजेंट किया गया है, रेड, ग्रीन, ब्लू, व्हाटएवर। तो उसमें न्यूनेस होगी, लेकिन यूनिवर्सैलिटी और नेसेसिटी का अभाव होगा। तो ये भी अगेन मतलब हाँ, अगर मैं कांट की नजर से देखूं तो मुझे ऐसा नॉलेज नहीं चाहिए जिसमें, मुझे ऐसा नॉलेज चाहिए जिसमें यूनिवर्सैलिटी भी हो, नेसेसिटी भी हो, न्यूनेस भी हो। क्योंकि केवल सेंसरी एक्सपीरियंस, अगर मैं बोलूं कि हर वक्त नए sensory information, that is knowledge, that is not the kind of knowledge, again that is not the kind of knowledge I am seeking. कि just sensations, दुनिया में नई नई चीजें मेरे सामने आ रही है, प्रेजेंट हो रही है, और मेरा नॉलेज रिस्ट्रिक्टेड है उस सेंसरी इंफॉर्मेशन पर, दैट इज नॉट, कांट के नजरिए से मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वो नॉलेज नहीं है जिसकी मुझे तलाश है। तो जैसा नॉलेज उसको चाहिए वो नॉलेज वो बोलेगा सिंथेटिक ए प्रायरी है, चूंकि और सिंथेटिक ए प्रायरी में चूंकि सिंथेटिक भी हो गया तो वो उसमें न्यूनेस होगी, और ए प्रायरी है तो उसमें यूनिवर्सैलिटी और नेसेसिटी भी हो जाएगी। तो वो तीन जो कंडीशन नॉलेज प्रॉपर के लिए बोल रहा था, यूनिवर्सल होना चाहिए, नेसेसरी होना चाहिए, न्यूनेस उसमें होनी चाहिए, वो उसको मानेगा कि ये है नॉलेज, सही मायने में नॉलेज ये है। अब ऑफ कोर्स जब वो लिख रहा होगा तो वो सोच रहा होगा कि मेरे जो आलोचक है वो मुझसे पूछेंगे कि भाई एग्जाम्पल तो दे। फॉर इंस्टेंस एनालिटिक के एग्जाम्पल्स लोगों ने दे रखे होंगे पहले कि ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड, इस तरह के और एग्जाम्पल्स होंगे, दे रखे होंगे, जिससे कि क्लियर होता है। जब आप कॉन्क्रीट एग्जाम्पल देते हो तो आप एक तरीके से उसको, उसकी वैलिडिटी फॉर्मल नहीं, बल्कि उसकी वैलिडिटी के साथ उसकी साउंडनेस भी बढ़ा देते हो, या एक तरीके से आप मतलब उसको, अपनी बात को कहीं ज्यादा मजबूत बना देते हो। तो वो जब लिख रहा होगा तो वो एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि उसके क्रिटिक्स पूछेंगे कि एनालिटिक में ये एग्जांपल हो गया, सिंथेटिक में ये एग्जांपल हो गया, रोज इज रेड या रोज इज ग्रीन, ब्लू। तो
क्रिटिक्स उसको पूछेंगे कि तू एग्जांपल तो दे सिंथेटिक ए प्रायोरी का, तो कांट फिर एग्जांपल भी दे रहा है। अब एक जो हमको एग्जांपल, हो सकता है और भी एग्जांपल बताए, बट ये वाला मुझे पर्टिकुलरली याद है क्योंकि एक तरीके से ये सेंस बना भी रहा है और दूसरी तरफ इसके आगे क्रिटिसिज्म भी है। तो कांट जो एग्जांपल दे रहा है वो कि 7 + 5 = 12। अब कांट बोल रहा है चूंकि मैथ्स में तो हर चीज यूनिवर्सल और नेसेसरी होता ही है, कोई भी इस तरह का अगर आप इक्वेशन लिखोगे, मान लो 2 + 2 = 4, तो वो यूनिवर्सल होगी, वो कहीं भी अमेरिका में हो या इंडिया में हो, चीन में हो या पाकिस्तान में हो, कहीं भी आप चले जाओ, दूसरे प्लेनेट पर चले जाओ, 2 + 2 = 4 ही रहेगा, है ना। यूनिवर्सली ये ट्रू होगा और नेसेसरीली ट्रू होगा, और कुछ हो ही नहीं सकता, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इसके अलावा कुछ और हो सकता है। तो ऐसे सभी मैथ्स की जो भी इक्वेशंस होंगी जिसमें लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड होगा, वो उसमें यूनिवर्सैलिटी और नेसेसिटी होगी। सवाल ये है कि नॉलेज प्रॉपर के लिए तो आपको न्यूनेस भी चाहिए थी, तो क्या इस तरह के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में न्यूनेस हो सकती है? कांट इस एग्जांपल के जरिए बोल रहा है कि यस, न्यूनेस इसमें हो सकती है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो कि बहुत अजीब लग सकता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड क्या है? अगेन मैंने इसके स्लाइड्स नहीं बनाए, बट अगर हुआ तो मैं स्लाइड्स बनाने का सोचूंगा तो मैं स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ, बट अदरवाइज यू कैन इमेजिन 7 लिखा हुआ है, प्लस का साइन है, फिर 5 है, फिर इक्वल का साइन है, फिर 12 लिखा हुआ है। 7 + 5 लेफ्ट हैंड साइड में हो गया, 7 + 5 राइट हैंड साइड में हो गया 12। हमारे लिए तो दोनों साइड्स इक्वल हैं, उसमें न्यूनेस की क्या बात है ना। हमने वही तो बोला पहले, जैसे 2 + 2 = 4 हमारे लिए इक्वल है। लेकिन कांट बोलेगा कि नहीं, ये इक्वल नहीं है, 7 + 5 अलग चीज है और 12 एक तरीके से अलग चीज है, कि बजाय वो यूं कहेगा कि जो 12 है वो एक तरीके से प्रेडिकेट का सब्जेक्ट में प्रेजेंट होना, उस तरीके से वो बोल रहा है कि जो 12 है वो प्रेजेंट नहीं है। 12 मतलब प्रेजेंट नहीं था 7 + 5 में। अब इस बात को हजम करना बहुत ही कठिन है, लेकिन फिर भी मैं समझने की कोशिश करता हूं कि क्या सोच रहा होगा वो जो भी फिलोसोफर मैं जब पढ़ रहा होता हूँ, मैं उस मेरी कोशिश ये रहती है कि वो अपने मतलब जो प्रेजुडिसेस और बायसेस हैं उनको लाने की बीच में लाने की बजाय मैं कोशिश करूं कि उसकी तरह से ही मैं देखूं और उसकी बात को समझने की कोशिश करूं। तो क्या मैंने सोचा था इस बारे में, 7 + 5 = 12। हाँ, इस तरीके से मैंने सोचा था कि अगर हम टेम्पोरली इसको सोचें तो हमको इसमें न्यूनेस का भी फंडा थोड़ा दिख सकता है। ऑफ कोर्स, जैसा कि कांट बोल रहा है कि हमारी जो फैकल्टी है, एपरेटस है, वो हमको नॉलेज दे रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल ये जो प्लस, इसमें एडिशन जो हो रहा है, एडिशन का कॉन्सेप्ट है, ये हमारे दिमाग में पहले से ही है ना। तो इसमें ये ए प्रायरी वाला फैक्टर भी है, 7 + 5 = 12, जो लोग बोलते हैं ना, जैसे कि या मैंने पहले बात की कि इस तरह के मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में इसके लिए एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, हम बता सकते हैं 2 + 2 = 4, ऐसे ही जैसे हम बता सकते हैं 5 + 5 = क्या एक्सपीरियंस की जरूरत है इसके लिए? नहीं।
5+5 = 10 बिना एक्सपीरियंस के हम बता सकते हैं, क्योंकि हमारी इनेट कैपेसिटी है कुछ ये एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करने की, जिसके जरिए हम बिना एक्सपीरियंस के ऐसे कोई भी नंबर्स को हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन फिर इसमें न्यूनेस कहां से आ गई? तो मेरे ख्याल से मैं इस तरीके से समझने की कोशिश कर रहा था कि अगर हम एक बार के लिए टेम्पोरली सोचें इस चीज को, तो मेरे इनेट मैकेनिज्म है एक तरीके से, ये जो प्लस का साइन है ना, ये अंदर दिमाग के अंदर है। अब मैं टेम्पोरली, मुझे एक नंबर दिया गया है कि 2 नंबरों को तुमको जोड़ना है, ऐड करना है। पहला नंबर है ये, कंप्यूटर ने आउटपुट दे दिया मान लो 7, और मैं पूछ रहा हूं दूसरा नंबर क्या है। तो अभी कुछ प्रोसेसिंग चल रही है, दूसरा नंबर जो ऐड करना है वो एक जो दूसरी मतलब एल्गोरिथम को रन करने के बाद जो नंबर जनरेट होगा या आउटपुट होगा, उस नंबर को मुझे ऐड करना होगा। तो 7 है अभी मेरे पास, और फिर 5 है। तो मेरे पास इवन दो हम नंबर्स से हम फेमिलियर, इवन इफ दे आर इनेट, अगर हम फॉर इंस्टेंस हम ऐसा मान लें, तब भी वो एक नया इंस्टेंशिएशन है। ऐसे ही जैसे हमने फ्लावर्स के बारे में बात की, दिस फ्लावर इज, जब उसका इंस्टेंशिएशन देखने को मिलेगा तब मैं कह सकता हूं कि इज रेड और ग्रीन और ब्लू एंड सो ऑन। तो ऐसे ही इंस्टेंशिएशन के टर्म्स में अगर मैं सोचता हूं तो मुझे लगता है कि एक तरीके से कांट की बात मेरे लिए सेंस बना रही है। 7 था, 7 मेरा एक्टिव हो गया, एडिशन वाला अंदर जो एपरेटस है कि ऐड करना है, 7 आ चुका है, अगला नंबर चाहिए, अगला इनपुट चाहिए, है ना। तो केवल जो स्टिल मतलब इट इज कंटिंजेंट इन अ वे ऑन एक्सपीरियंस एंड therefore it is subjected to newness as well। तो वो इनेट तो है मेरा मैकेनिज्म ऐड करने का, जो मेरा कैलकुलेटर है दिमाग के अंदर, लेकिन ये नंबर्स के इंस्टेंशिएशन जो है वो मुझे नए मिल रहे हैं, और जो मेरे एक्सपीरियंस से मुझे जानने को मिलेगा, और फिर मैं उसको प्रोसेस करूंगा, और फिर एक नंबर उसका रिजल्ट जो आएगा, इस केस में 7+5 = 12, तो वो 12 का जो एक्सपीरियंस है वो पहले से इम्प्लिसिट नहीं था 7+5 में। इस तरीके से मैंने समझा, हो सकता है कि आपको पसंद ना आए या आपको सही नहीं लगे, आप अपने तरीके से उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। मेरे ख्याल से कुछ हद तक इसमें कुछ सेंस बनाता है कांट का आर्गुमेंट, लेकिन जो क्रिटिसिज्म है दे आर इवन बेटर। जैसे कि एजे एयर का क्रिटिसिज्म होगा इसके लिए कि ये लॉजिकल और साइकोलॉजिकल क्राइटेरिया को मिक्स कर रहा है। एयर यही दिखाएगा कि अगर हम इसको ब्रेक डाउन कर दें, 7+5 क्या है, एसेंशियली 7 वंस हैं और फिर 5 वंस हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में 12 मतलब क्या, 12 वंस हैं। तो बेसिकली लॉजिकली दे आर द सेम थिंग, और कांट यहाँ पे कुछ साइकोलॉजिकल क्राइटेरिया घुसेड़ दे रहा है कि 12 कोई नई चीज है। तो मेरे हिसाब से कांट का जो आर्गुमेंटेशन है सेंस बनाता है कुछ हद तक, बट आई लाइक द क्रिटिक्स इवन बेटर, जैसे कि एयर या आगे जाके क्वाइन भी, ये जो इस तरह के डिस्टिंक्शन है, एनालिटिक सिंथेटिक डिस्टिंक्शन, उसको वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय ही कर देगा। तो वो इवन मतलब आई लाइक देम इवन मोर, लेकिन फिर भी मतलब इट्स नॉट कि मैं कांट क्या कहना चाह रहा है उसको बिल्कुल ही समझ नहीं पा रहा हूँ, किसी हद तक मेरे लिए ये सेंस बना रहा है। तो इस टॉपिक में पॉसिबिलिटी ऑफ सिंथेटिक ए प्रायोरी जजमेंट में हमने क्या किया, हमने क्या देखा कि जिस तरह का नॉलेज कांट सीख कर रहा है उसके लिए एक उसको अलग ही क्लास बनानी पड़ी सिंथेटिक ए प्रायोरी को जोड़कर।
क्रिटिक्स आलोचना करेंगे, लेकिन कांट ने अपने लिए ये काम किया। ये पोजीशन थी दो एक्सट्रीम के बीच का मिडल पाथ, एक तरफ एम्पिरिसिस्ट सेंसेस, दूसरी तरफ रैशनलिस्ट रीजन, उसके बीच का उसने बना दिया सिंथेटिक ए प्रायोरी, ठीक है। और उस सेंस में हम बोल सकते हैं कि उसने रिकंसाइल किया एम्पिरिसिज्म और रैशनलिज्म को, कि जो रॉ मटेरियल है नॉलेज के लिए वो कहां से, सेंसेस के जरिए मिल रहा है, लेकिन जो फॉर्म ऑफ नॉलेज है वो कहां से आ रहा है, वो फॉर्म कैसे आ रहा है, रीजन से आ रहा है। रीजन ये रीजन क्या है, तो अगले जो दो टॉपिक हमको बात करनी चाहिए वो क्या हो जाएगा, एक तो हो गया स्पेस एंड टाइम और दूसरा कैटेगरीज, या फिर बोल सकते हैं कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, या फिर 12 कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि उसने जो कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग बताई है वो 12 है। तो अब हम इन दो टॉपिक्स को देख लेते हैं या सब टॉपिक्स को देख लेते हैं, स्पेस एंड टाइम और दूसरा कैटेगरीज। बट आई थिंक आई शुड टेक अ ब्रेक बिफोर मूविंग अहेड, तो मे बी आई कंबाइन बोथ द वीडियोस, या फिर मैं उनको अलग अलग अपलोड कर सकता हूँ, अभी तक का एक वीडियो और फिर इसके बाद का पार्ट 2। और इसके अलावा अगर आपको मेरे लेक्चर्स यूजफुल लगते हैं तो आप मेरी जो फिलॉसफी क्वेश्चन बैंक्स हैं उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स हैं जहां मैं फिलॉसफी को एक्सटेंड करता हूं इंटरटेनमेंट, सोसाइटी, पॉलिटिक्स के डोमेन में। एज सच वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अदरवाइज अगर आपका जनरल इंटरेस्ट है फिलॉसफी में तो वो चैनल्स आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। मैं उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनको एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। तो इन सब से रिलेटेड मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एंड स्क्रीन पर भी वीडियोस जो हैं उनसे रिलेटेड वो मैं लिंक कर दूंगा, आप डेफिनेटली उनको एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।